ओके सो हेलो फ्रेंड्स। सो टिल नाउ हम लोग ने देखो डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन चैप्टर कंप्लीट किया है राइट। और उसका टेस्ट कैसे होने वाला है आपको मैंने मैसेज डाल दिया है ग्रुप पे। तो इस हिसाब से आपको पढ़ाई करना है। कुछ डाउट होगा तो मुझे मैसेज कर दो या फ़ोन कर दो, वी विल क्लियर दैट डाउट। एंड अभी जो टेस्ट जो रहेगा आपका दैट विल बी एमसीक्यू बेस्ड, मतलब आपको क्वेश्चंस जो रहेंगे वो टेक्स्ट बुक के ही रहेंगे ओके। लेकिन वो एमसीक्यू की फॉर्म में, मतलब क्वेश्चन रहेगा और इसके ऑप्शंस रहेंगे। आपको रफ पेज पे क्वेश्चन सॉल्व करके मतलब शॉर्ट में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है और देखना है आपको कि इसका आंसर क्या है ओके। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंशिएशन। देखो ये चैप्टर आपको ठीक से करना है, एकदम इजी टॉपिक है, एकदम मतलब एग्जाम। अगर आपको ये चैप्टर आ रहा है तो आपके 7 to 8 मार्क्स फिक्स हो गए आउट ऑफ 80। आई होप समझ में आ रहा है आप लोग को। एकदम इजी टॉपिक है, आप लोग ठीक से करो तो 8 मार्क्स आपके फिक्स हो गया आउट ऑफ 80। तो अभी 72 बाकी है। अभी आज जो हम लोग चैप्टर चालू करने वाले हैं वो भी अगेन इजी है, लेकिन वो मैथ्स 1 का है, दैट इज मैथमेटिकल लॉजिक। एकदम एकदम चिल्ली टॉपिक है एकदम, मतलब उसमें कुछ पढ़ाई जैसा कुछ है ही नहीं। लेकिन आप लोग सिली मिस्टेक्स करते हैं इसलिए वो ठीक से आपको करना है। वो भी 7 to 8 मार्क्स के लिए आएगा, तो अराउंड 16 मार्क्स आपके अभी तो बन चल रहा है जो मतलब जून में ही आउट ऑफ 80 आपका 16 मार्क्स का पढ़ाई हो रहा है। मतलब आपको और कितना पढ़ाई करना होगा, ओनली 64 मार्क्स का, वो भी अगले 4-5 महीने में आपका हो जाएगा। तो मतलब अगर आप रेगुलर पढ़ाई करोगे ना तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा एग्जाम में ओके। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मैथमेटिकल लॉजिक। मैथ्स 1 का टॉपिक है, मैं अगेन बता रहा हूँ। चैप्टर इजी है, बस थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश आना चाहिए तो मतलब हो जाएगा आपका ओके। ठीक है, तो देखो अभी मैथमेटिकल लॉजिक में फर्स्ट कॉन्सेप्ट है दैट इज स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट होता क्या ओके। अभी आपको पता है सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट होता है। अभी सेंटेंस और स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है? अभी स्टेटमेंट इज नथिंग बट सेंटेंस ही है, लेकिन स्टेटमेंट इज कौन से सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे जिसका आंसर हम लोग ट्रू नहीं तो फॉल्स में दे सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, स्टेटमेंट ये सेंटेंस ही है। क्या बोल रहा हूँ? स्टेटमेंट जो है वो सेंटेंस ही है, लेकिन जिसका आंसर हम लोग ट्रू और फॉल्स में दे सकते हैं। मतलब सपोज एग्जांपल लिया मैंने, सन सेट्स इन द वेस्ट, तो क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है ना, मतलब ये स्टेटमेंट हो गया राइट। अभी सपोज मैंने दूसरा सेंटेंस लिया, क्या लेते हैं, देखो अभी सपोज मैंने लिया x + 7 = 16 लिया मैंने। अभी यहाँ पे x + 7 = 16। अभी आप लोग बोलेंगे सर स्टेटमेंट किधर है, कुछ इसमें लिखा ही नहीं है, ओनली मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है। तो इसको भी हम लोग स्टेटमेंट ही कंसिडर करेंगे ओके, लेकिन इसको बोलेंगे हम लोग मैथमेटिकल स्टेटमेंट, बाकी कुछ नहीं ओके। तो अभी यहाँ पे देखो x + 7 = 16। अभी इसको हम लोग ट्रू नहीं तो फॉल्स में नहीं लिख सकते, बिकॉज x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है बराबर। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा होता 9 + 7 = 16, तो इसको हम लोग बोल सकते थे स्टेटमेंट है, बिकॉज इसका आंसर हम लोग आइदर ट्रू नहीं तो फॉल्स में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? 9 + 7 = 16 आ रहा है, मुझे पता है, तो इसका हम लोग आंसर लिख सकते हैं, यस इट इज ट्रू। बट x + 7 = 16, इसको हम लोग ट्रू नहीं तो फॉल्स में नहीं लिख सकते ना, बिकॉज x का वैल्यू मुझे पता नहीं है। तो इसको हम लोग जज कैसे करेंगे? स्टेटमेंट है बराबर। इसलिए स्टेटमेंट क्या होता है? ऐसा सेंटेंस जिसका आंसर हम लोग ट्रू नहीं तो फॉल्स में दे सकते हैं बराबर। मतलब देखो सपोज मैंने एग्जांपल दिया, गंगा इज रिवर इन इंडिया। अभी इंग्लिश पे ध्यान मत दो ज़्यादा। गंगा इज अ रिवर इन इंडिया। अभी गंगा इंडिया में एक रिवर है राइट, है ना, मतलब ये जो आंसर है इसका इट इज ट्रू ना राइट। एंड नहीं तो आंसर फॉल्स होगा, दोनों में से कुछ तो होगा। अभी गंगा इज अ रिवर इन इंडिया, मतलब
इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका ट्रू होगा, बराबर। तो अभी ये जो हम लोग आंसर लिख रहे हैं ट्रू नहीं तो फॉल्स, बराबर, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रूथ वैल्यूज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रूथ वैल्यूज। समझ में आ रहा है? स्टेटमेंट क्या होता है? जिसका आंसर हम लोग ट्रू नहीं तो फॉल्स में दे सकते हैं, बराबर। तो जो आंसर हम लोग लिख रहे हैं ट्रू नहीं तो फॉल्स में, वो वैल्यू मतलब वो आंसर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रूथ वैल्यूज। समझ में आ गया? पक्का? ठीक है। अभी ये ट्रू और फॉल्स, हम लोग ट्रू और फॉल्स पूरा नहीं लिखेंगे। अभी ट्रू को लिखेंगे हम लोग टी, फॉल्स को लिखेंगे हम लोग एफ। समझ में आ गया? और आगे जाके एक एक्सरसाइज में ट्रू को हम लोग लिखेंगे 1 एंड फॉल्स को लिखेंगे हम लोग 0। ये समझाया सब लोग को? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। स्टेटमेंट क्या होता है? जिसका आंसर हम लोग ट्रू नहीं तो फॉल्स में लिख सकते हैं। अभी ट्रू और फॉल्स जो आंसर लिख रहे हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रूथ वैल्यूज, बराबर। अभी ट्रू को शॉर्ट में हम लोग लिखेंगे टी नहीं तो 1। नॉर्मली स्टार्टिंग एक्सरसाइज में आपको टी एंड एफ ही लिखना है। जब 1 एंड 0 कब लिखना है मैं आपको बता दूंगा बाद में, ओके। नहीं तो ट्रू को हम लोग 1 भी लिख सकते हैं, फॉल्स को एफ नहीं तो 0 भी लिख सकते हैं। यहां तक क्लियर है? ये समझ में आ गया, बराबर? ठीक है। तो अभी ये तो हो गया स्टेटमेंट। ये क्या हो गया? स्टेटमेंट क्या होता है सब लोग को पता चला। अभी स्टेटमेंट है तो सपोज मुझे 2 स्टेटमेंट को ज्वाइन करना है, बराबर। मतलब कोई भी 2 स्टेटमेंट है आपके पास। सपोज मैंने एग्जांपल लिया, क्या ले सकते हैं एग्जांपल? ठीक है, चलो। सपोज 2 स्टेटमेंट है मेरे पास, अपना एग्जांपल ले लेते हैं। परेल इज इन मुंबई, ठीक है। एक स्टेटमेंट हो गया, परेल इज इन मुंबई। स्टेटमेंट की है बिकॉज ट्रू है यार, पता है ना सब लोग को, सब लोग रहते हैं ना यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो परेल इज इन मुंबई, बराबर। ये हो गया एक स्टेटमेंट। अभी दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं, क्या लेते हैं? बताओ यार, कुछ तो बताओ। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। क्या लेते हैं? चलो, स्वारगेट इज इन पुणे। ये 2 स्टेटमेंट है और दोनों का ट्रूथ वैल्यू तो ट्रू है, वो छोड़ दो, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 2 स्टेटमेंट है एंड ये 2 स्टेटमेंट को मुझे कंबाइन करना है, बराबर। तो ये 2 स्टेटमेंट को अगर मुझे कंबाइन करना है तो आपको पता है, अगर कोई भी स्टेटमेंट्स को, अगर सेंटेंस को नहीं तो स्टेटमेंट को अगर कंबाइन करना है तो आइदर हम लोग एंड यूज कर सकते हैं, और यूज कर सकते हैं, इफ देन यूज कर सकते हैं, देन इफ एंड ओनली इफ भी यूज कर सकते हैं। ये तो पता है, तुम लोगों ने ग्रामर पढ़ा होगा, राइट? मतलब कोई भी स्टेटमेंट को अगर मुझे कनेक्ट करना है तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली इफ, बराबर। तो अगर मुझे 2 स्टेटमेंट को कंबाइन करना है तो मैं क्या लिखूंगा? परेल इज इन मुंबई, और लिखेंगे या एंड लिख देना पड़ेगा आपको? आपको क्या लिखना पड़ेगा? एंड लिखना पड़ेगा, बराबर। सो परेल इज इन मुंबई एंड स्वारगेट इज इन पुणे। ये क्लियर है सब लोग को? पक्का? ठीक है। तो अभी ये जो हम लोग एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली जो यूज कर रहे हैं, इसको बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लॉजिकल कनेक्टिव्स। समझ में आ रहा है सब लोग को? पक्का? लॉजिकल कनेक्टिव्स किसको बोलते हैं? कोई भी 2 स्टेटमेंट को अगर मुझे कंबाइन करना है तो जो हम लोग यूज करते हैं एंड, और, इफ, देन, इफ एंड ओनली, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लॉजिकल कनेक्टिव। क्लियर है सब लोग को? एकदम इजी चैप्टर है, स्टार्टिंग का समझ के ले लो, बाकी सब आगे एकदम चिंतित।
ये समझ में आ गया। तो अभी इसमें अभी क्वेश्चंस रहता है कि ये जो आपको स्टेटमेंट दिया है इसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, बराबर। तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो इसको तो हम लोग बोल सकते हैं सपोज परेल इज इन मुंबई, एक कोई तो एक पी स्टेटमेंट है, बराबर। देन स्वारगेट इज इन पुणे, ये दूसरा कोई तो स्टेटमेंट है क्यू, बराबर। अभी इन दोनों को कंबाइन किया है एंड से, बराबर। तो एंड के लिए भी कोई तो सिंबल होना चाहिए, बराबर। और के लिए भी होना चाहिए, इफ देन के लिए भी होना चाहिए, इफ एंड ओनली इफ के लिए भी होना चाहिए, बराबर। तो ये जो सिंबल्स क्या होगा वो हम लोग देखते हैं पहले। समझ में आ गया? पक्का लॉजिकल कनेक्टिव्स मतलब क्या है, राइट। तो ये लॉजिकल कनेक्टिव्स हेडिंग देते हैं। सो लॉजिकल कनेक्टिव्स, देख कनेक्टिव्स क्या क्या है। फर्स्ट कनेक्टिव, यहाँ पे उसका सिंबल रहेगा एंड टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंपाउंड स्टेटमेंट। सब लोग को पता है ना कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, ओके ठीक है। ये क्या लिखा है, टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या लिखा है, टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द कंपाउंड स्टेटमेंट। सो फर्स्ट कनेक्टिव है, उसको बोलते हैं एंड, ओके राइट। देन सेकेंड कनेक्टिव है और। अभी देखो ध्यान दो यहाँ पे, एंड और उसका सिंबल कैसे ध्यान में रखना है। देखो एंड है राइट, मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका सिंबल जो रहेगा वो ए वाला रहेगा एंड के लिए। बिकॉज आप लोग कंफ्यूज होते हो एंड के लिए ए वाला सिंबल है या ए वाला सिंबल है, तो सिंपल है एंड मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो सिंबल क्या रहेगा, ए वाला रहेगा। क्लियर है सब लोग को, ओके। अभी एंड को जो टर्म यूज किया जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट पे उसको बोलते हैं कंजंक्शन। ये आई थिंक सीएस वालों को एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को 11 में हुआ होगा, बाकी लोगों के लिए नहीं है थोड़ा, ओके। सेम ही है, थोड़ा डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है। देन और, अभी और के लिए ये वाला सिंबल यूज होगा और इसको बोलते हैं हम लोग डिस्जंक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्जंक्शन। समझ में आ रहा है सब लोग को, ओके ठीक है। तो ये क्या है आपका और, इसका सिंबल क्या रहेगा, एंड का उल्टा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्जंक्शन। देन थर्ड है नॉट भी एक कनेक्टिव है, उसको हम लोग लिखते हैं yes. और इसका टर्म यूज किया जाता है दैट इज निगेशन, ओके समझ में आ रहा है सब लोग को, पक्का। ये हो गया एंड और नॉट, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ कनेक्टिव है दैट इज इफ देन, बराबर। तो इसका सिंबल जो होता है ये वाला होता है, इसको ऐसे लिखते हैं, नहीं तो ऐसा लिख सकते हैं, ओके। एंड इसका जो नाम है उसको बोलते हैं हम लोग कंडीशनल और इम्प्लीकेशन, कंडीशनल और इम्प्लीकेशन, कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। एंड लास्ट में जो लॉजिकल कनेक्टिव है दैट इज इफ एंड ओनली इफ, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है IFF। इफ एंड ओनली इफ कोई शॉर्ट में लिखते हैं IFF, दोनों का मीनिंग सेम है,
आई थिंक मैंने आपको बताया होगा, राइट। इसका सिंबल जो होता है और डबल हेडेड एरो होता है, इसको बोलते हैं बाय कंडीशनल और डबल इंप्लीकेशन और इक्विवेलेंस और डबल इंप्लीकेशन। ओके, ये कनेक्टिव्स है जिनका सिंबल आपको ध्यान में रखना है। ये तो ध्यान में रहेंगे, इफ देन मतलब सिंगल एरो, इफ एंड ओनली मतलब डबल हेडेड एरो। आप लोग कंफ्यूज होते हो एंड और में। एंड का क्या होता है, कनेक्टिव्स का सिंबल। एंड मतलब ये ऐसे लिखते हैं हम लोग, तो उसका सिंबल होगा ये वाला, और इसका उल्टा तो ये हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये हो गया लॉजिकल कनेक्टिव्स, बराबर। तो अभी हम लोग प्रीवियस एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या था, पी स्टेटमेंट क्या था आपका, परेल is in Mumbai and Swagat is in Pune। ये दो स्टेटमेंट है, परेल इज इन मुंबई एक स्टेटमेंट है, स्वागत इज इन पुणे स्टेटमेंट है, एंड से मैंने उसको कनेक्ट किया, बराबर। तो अभी इसको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो। अभी पहले तो दो स्टेटमेंट है, उसको हम लोग डिफाइन करते हैं। पी कोई तो रहेगा, पी लेते हैं हम लोग, परेल इज इन मुंबई, एंड क्यू लेते हैं, स्वागत इज इन पुणे, बराबर। तो अभी दोनों को कनेक्टिव, दोनों स्टेटमेंट को कौन से कनेक्टिव से ऐड किया, कंबाइन किया है, एंड से। तो इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा P and Q। यहाँ तक ठीक है? किसी को कुछ डाउट है? ये हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म, बराबर। तो अभी देखो, परेल इज इन मुंबई, इसका ट्रूथ वैल्यू 3 है। स्वारगेट इज इन स्वारगेट इज इन पुणे, इसका ट्रूथ वैल्यू भी 3 है, बराबर। तो अभी एक कंबाइंड स्टेटमेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट, कंबाइंड मतलब कंपाउंड स्टेटमेंट रहेगा आपका। उसका ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट ट्रू है एंड दोनों स्टेटमेंट को एंड से कनेक्ट किया है, तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, बराबर। तो इसके लिए आपको ट्रूथ टेबल से आना चाहिए। एंड और निगेशन, इफ एंड ओनली, इफ देन के लिए ट्रूथ टेबल होता है, वो आपको बताता हूँ क्या होता है, वो आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको वो आ गया, ध्यान में रह गया, तो पूरा चैप्टर एकदम मस्का जाएगा, मतलब पूरा चैप्टर में कुछ भी बाकी नहीं रहेगी। ओके, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल क्यों चाहिए आपको, बिकॉज कंपाउंड स्टेटमेंट जो आपको मिलेगा लॉजिकल कनेक्टिव यूज करके, जो हम लोगों ने बनाया है, उसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपको ट्रूथ टेबल लगेगा, बराबर। ठीक है, तो ध्यान दो अभी यहाँ पे ट्रूथ टेबल। ध्यान दो बेबी, ट्रूथ टेबल्स क्या होता है, पहले देखते हैं हम लोग एंड के लिए, राइट। अभी एंड के लिए साइन क्या होता है, आपका सिंबल ये होता है, बराबर। अभी देखो ट्रूथ टेबल बनाना कैसे, ओके। अभी कोई भी दो स्टेटमेंट है, P एंड Q, बराबर। तो देखो अभी इसमें कॉम्बिनेशन क्या क्या आ सकता है, P ट्रू होगा, Q ट्रू होगा, एंड वो दोनों स्टेटमेंट एंड से कंबाइन किया है और उसका ट्रूथ वैल्यू आपको फाइंड आउट करना होगा। और P ट्रू है, Q फॉल्स है, एक भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। देन P फॉल्स है,
क्यू ट्रू है, ये भी हो सकता है। ये क्या बोल रहा हूँ मतलब आपको समझ में आ रहा है? पी का ट्रूथ वैल्यू ट्रू भी हो सकता है, नहीं तो फॉल्स भी हो सकता है। अभी उसमें भी कॉम्बिनेशन आ रहा है, पी का वैल्यू ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, क्यू का भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, तो दोनों का जो कंपाउंड स्टेटमेंट आपको मिलेगा उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा। देन पी का वैल्यू ट्रू है, क्यू का वैल्यू फॉल्स है, तो दोनों का कंबाइंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या होगा वो आपको पता होगा, मतलब फाइंड आउट करना है। सपोज अभी पी का वैल्यू फॉल्स भी हो सकता है, अगर पी का वैल्यू फॉल्स है, क्यू का वैल्यू ट्रू है, तो दोनों का कंपाउंड स्टेटमेंट जो रहेगा उसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, और दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। मतलब देखो आपको टोटल 4 पॉसिबिलिटीज मिल रही बराबर। तो आपको अभी ये समझ में आ गया है क्यों आ रहा है, तो अभी ये भूल जाओ, इसकी जरूरत नहीं है हम लोग को। आपको क्या ध्यान में रखना है अभी, देखो अभी सपोज 2 स्टेटमेंट है, पी स्टेटमेंट है, क्यू स्टेटमेंट है बराबर। तो आपको इसका ट्रूथ टेबल अगर बनाना है 2 स्टेटमेंट का, 2 स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो कैसे बनाना है देखो, पी एंड क्यू। देखो पी ट्रू हो सकता है, ट्रू हो सकता है, फॉल्स फॉल्स। क्यू लिखने के टाइम अभी पी स्टेटमेंट में पहले का लिखना है टी टी एफ एफ, क्यू में लिखना है अल्टरनेट टी एफ टी एफ। जो हम लोग को यहाँ पे पॉसिबिलिटी आ रहा था ना, वही यहाँ पे आ रहा है। ये स्टैंडर्ड रहेगा, एग्जाम में कौन सा भी क्वेश्चन आने दो, टेक्स्ट बुक का कौन सा भी क्वेश्चन होने दो, 2 स्टेटमेंट है तो आपका ट्रूथ टेबल का जो स्टार्टिंग है वो सेम ही रहेगी। ये समझ में आ गया सब लोग को? क्या बोला मैं, पी टी टी एफ एफ स्टैंडर्ड रहेगा, क्यू के लिए टी एफ ए भी स्टैंडर्ड रहेगा। टी मतलब क्या, ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, एफ मतलब ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। अभी पी एंड क्यू लिखना है बराबर। अभी एंड में आपको सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, और दोनों स्टेटमेंट एंड से कनेक्ट है, तो जो कंपाउंड स्टेटमेंट रहेगा उसका ट्रूथ वैल्यू भी क्या रहेगा, टी रहेगा। क्या बोल रहा हूं, फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो वो 2 स्टेटमेंट को अगर हम लोगों ने कंबाइन किया तो कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू भी क्या आएगा, ट्रू आएगा बराबर। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू है, तो आएगा टी। अभी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स। एफ अगेन, यहाँ पे भी एफ, यहाँ पे भी एफ। ये हो गया आपका ट्रूथ टेबल। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ रहा है सब लोग को? पक्का? ये हो गया एंड के लिए। एंड के लिए क्या ध्यान में रखना है, टी 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 टी, बाकी सब एफ। ये तो आपको समझ में आ गया कैसे लिखना है। ये पैटर्न सेम रहेगा, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ बराबर। नाउ नेक्स्ट सेकेंड लॉजिकल कनेक्टिव्स हम लोग यहाँ पे कर देते, दैट इज और इसका सिंबल होता है इक्वल बराबर। इसके लिए भी सेम, क्या लिखना है, सेम रखना है, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। तो अभी पी और क्यू है बराबर। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है, सपोज पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकेंड स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो 2 स्टेटमेंट को अगर कंबाइन किया तो कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू भी एफ ही होगा। समझ में आ गया? तो एफ 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 होगा, बाकी सब क्या रहेंगे, ट्रू रहेंगे। किसके लिए, और के लिए। ध्यान में रखो, ऐसा साइड में लिखे रखो तो आपको टी 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 एंड के लिए, एफ 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 और के लिए। इतना आ गया तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इजीली, एकदम गारंटेड। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। सो ये हो गया सेकेंड लॉजिकल कनेक्टिव, दैट इज और बराबर। अभी थर्ड लॉजिकल कनेक्टिव हम लोग ने क्या लिखा था, नॉट लिखा था, राइट। इसका सिंबल क्या होता है, ये वाला होता है बराबर। तो भी इसका ट्रूथ वैल्यू कैसे होगा, देखो अभी नॉट है मतलब 2 स्टेटमेंट तो नहीं आएंगे, एक स्टेटमेंट का निगेशन हो सकता है ना। मतलब क्या, परेल इज इन मुंबई,
इसका नॉट मतलब क्या आएगा, परेल इज नॉट इन मुंबई। यहाँ पे दो स्टेटमेंट नहीं आएंगे, आप लोग को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो एक ही स्टेटमेंट होगा, पी स्टेटमेंट है, बराबर। एंड इसका मुझे निगेशन मतलब नॉट फाइंड आउट करना, तो इसको लिखते हैं हम लोग नॉट पी, बराबर। तो सपोज पी स्टेटमेंट है, उसका ट्रूथ वैल्यू टी है, तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, एफ। मतलब ट्रू का निगेशन क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स का निगेशन क्या हो जाएगा, तो बस इतना ही है इसमें कुछ ज्यादा टेंशन नहीं है। ये हो गया नॉट पे, ये समझ में आ गया आप लोग को, इजी है, एकदम इजी क्वेश्चन है, आप लोग ठीक से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ओके, ठीक है। ये हो गया नॉट। नाउ नेक्स्ट फोर्थ लॉजिकल कनेक्टिव इज इफ देन, बराबर। तो इसका सिंबल क्या होता है, ये बना होता है, बराबर। अगेन इफ देन है मतलब दो स्टेटमेंट आएंगे, समझ में आ रहा है। इफ देन है तो कितने स्टेटमेंट आएंगे, दो स्टेटमेंट आएंगे, बराबर। तो पी स्टेटमेंट, क्यू स्टेटमेंट एंड पी इम्प्लीकेशन क्यू, सॉरी। तो देखो अभी अगेन ये सेम रहेगा, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। यहाँ तक ठीक है सब लोग को, किसी को डाउट है कुछ, ये तो स्टैंडर्ड रहेगा। अभी देखो इफ देन में क्या होता है, देखो पहला स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। सेकेंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, तो कंपाउंड स्टेटमेंट जो रहेगा इन दोनों का, उसका ट्रूथ वैल्यू भी क्या रहेगा, एफ रहेगा। मतलब यहाँ पे आपको टी एफ एफ मिलेगा, बाकी सब क्या रहेंगे, ट्रू रहेंगे। समझ में आ गया आप लोग को। पहले का ट्रूथ वैल्यू ट्रू होना चाहिए, सेकेंड का फॉल्स होना चाहिए, तो इन दोनों का जो कंपाउंड स्टेटमेंट रहेगा उसका ट्रूथ वैल्यू होगा एफ, बाकी सब क्या रहेंगे ट्रू, ठीक है। हो गया इफ देन के लिए। एंड नाउ लास्ट लॉजिकल कनेक्टिव जिसका ट्रूथ वैल्यू आप लोग को लिखना है, दैट इज शॉर्ट में लिख देता हूँ, इफ एंड ओनली इफ। तो भी इफ एंड ओनली इफ है, तो इसका सिंबल क्या होता है, डबल हेडेड है, ओके। अगेन यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट रहेंगे आपके पी एंड क्यू, और इसका सिंबॉलिक फॉर्म होगा पी डबल इम्प्लीकेशन क्यू। अगेन इसका भी आपको अगर ट्रूथ टेबल बनाना है तो यहाँ पे रहेगा टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, बराबर। अभी यहाँ पे डबल इम्प्लीकेशन में आपको क्या ध्यान में रखना है, देखो अगर आपका दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगा। अगर आपके दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो कंपाउंड स्टेटमेंट का भी ट्रूथ वैल्यू अगेन क्या आएगा, टी आएगा, बराबर। मतलब टी टी ये होगा, एफ एफ टी होगा, एंड टी एफ का एफ होगा, एफ टी का भी क्या होगा, एफ होगा। देखो ये ध्यान में रखना है आप लोग को, अगर आपको ये ध्यान में रहेगा ना, मतलब आगे मतलब कुछ है ही नहीं, मतलब ये चैप्टर में आपके 8 मार्क्स फिक्स हो गए। अगर ये आपको 5 जो ट्रूथ टेबल हम लोगों ने बनाया है ये आपको आ रहे थे, ओके। तो ये हो गया अबाउट दी थ्योरी पार्ट जो आपको ध्यान में रखना है, ओके, ठीक है। सो नाउ विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.1 एंड दैट एक्सरसाइज एकदम इजी है। सो exercise 1.1 question number 1 is एक क्वेश्चन हम लोग ओरली सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 एकदम इजी है।
देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स. ओके, जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू. देखो अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम में कभी भी नहीं आएगा आपको, मतलब गलती से भी नहीं पूछेंगे, ऐसा मतलब चिंदी क्वेश्चन है एकदम. ओके, आपको क्या करना है, नीचे जो आपको सेंटेंसेस दिए उसमें से कौन सा स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट है तो जस्टिफाई वगैरह छोड़ दो, कुछ जरूरत नहीं है, बस उसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा इतना बताओ. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन 5 + 4 = 13. तो क्या स्टेटमेंट है, बिकॉज 5 + 4 = 13, ये ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स है, मतलब इसका आंसर हम लोग ट्रू नहीं तो फॉल्स में दे सकते हैं. मतलब पहले तो ये स्टेटमेंट है बराबर, एंड ये कौन सा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है, तो देयरफॉर इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, एफ रहेगा. समझ में आ गया सब लोग को. 5 + 4 = 13. 5 + 4 = 9 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने दिया है 13, मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है, ट्रू नहीं है, गलत है ना, फॉल्स है बराबर. इसका आंसर अगर हम लोग फॉल्स में दे सकते हैं, ट्रू नहीं तो फॉल्स में, मतलब ये क्या हो गया आपका स्टेटमेंट हो गया. तो फर्स्ट तो लिखेंगे हम लोग इट इज अ स्टेटमेंट, देन विच इज फॉल्स, बराबर फॉल्स है राइट, सो देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज एफ. बस इतना ही, बाकी कुछ नहीं लिखना आपको. आप लोगों ने एक क्वेश्चन नहीं लिखा तो भी चलेगा, बस आपको मैं एक्सप्लेन करना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, x - 3 = 14. अगेन अभी x - 3 = 14, यहाँ पे x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग इसको ट्रू और फॉल्स में हम लोग नहीं लिख सकते आंसर इसका बराबर. सो इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, बस बाकी कुछ नहीं. ओके, देन थर्ड क्लोज द डोर, क्या स्टेटमेंट है, इसका आंसर थोड़ी ट्रू और फॉल्स में होगा है, तो ये क्या, अगेन इट इज नॉट अ स्टेटमेंट. देन फोर्थ 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. अभी ये देखो 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं. देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग लिखते हैं a + ib के फॉर्म में, ये तो पता है यार सब लोग को. ये होता है आपका रियल पार्ट, ये होता है आपका इमेजिनरी पार्ट बराबर, राइट. तो अभी मैं लिख रहा हूं 0, क्या मैं 0 को 0 + i0 लिख सकता हूं ना, मतलब ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है बराबर. तो यस, सो 0 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या रहेगा, ट्रू रहेगा, दैट इज टी रहेगा, इट इज अ स्टेटमेंट. देन फिफ्थ वन, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट, क्या स्टेटमेंट है क्या, नहीं ना. देन सिक्स्थ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये तो आपको पता है सिमिलर होते ही है ना कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू. देन सेवेंथ वन, x² = x. अभी 7th क्वेश्चन आपको दिया है x² = x. अभी x² = x जो है सिर्फ 1 के लिए वैलिड है, मतलब 1² 1 आएगा, बाकी किसी भी वैल्यू के लिए x के ये वैलिड नहीं है बराबर. मतलब इसका आंसर हम लोग ट्रू और फॉल्स में नहीं लिख सकते. वहां पे अगर कंडीशन दिया होगा वेयर x = 1 तो हम लोग बोल सकते थे इट इज अ स्टेटमेंट, लेकिन यहाँ पे उन्होंने कुछ कंडीशन नहीं दिया, इसका मतलब इट इज नॉट ए स्टेटमेंट. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स. अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब x² के फॉर्म में है, तो आपको 2 ही तो रूट मिलेगा, 2 से ज्यादा कभी मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना. 1 मिल सकता है, 2 मिल सकते हैं, क्या 3 मिल सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है बराबर. इसका मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स स्टेटमेंट है, बिकॉज इट इज ट्रू एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी. समझ में आ रहा है सब लोग को पक्का. भाई मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है, सो मुझे अभी यहाँ पे सब लिखना पड़ता है. देन क्वेश्चन नंबर 9, डू यू लाइक मैथमेटिक्स, क्या स्टेटमेंट है, नहीं है ना, ठीक है. नेक्स्ट 10th, द सन सेट्स इन द वेस्ट. अभी ये पता है सब लोग को, पता है ना सब लोग को, तो इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू. देन क्वेश्चन नंबर 11, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स. अभी रियल नंबर्स, नंबर सिस्टम पता है सब लोग को. अभी रियल नंबर जो होते हैं आर, उसमें आपके इंटीजर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं, रैशनल नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर्स आते हैं. तो हम लोग होल नंबर्स और हम लोग सिर्फ रियल नंबर्स आर होल नंबर्स ऐसे बोल सकते हैं कि हम लोग नहीं बोल सकते ना. सो ऑल रियल नंबर्स आर
नॉट होल नंबर्स ना, रियल नंबर्स में इंटीजर्स भी आते हैं, रैशनल नंबर्स भी आते हैं, इरेशनल नंबर्स आते हैं, नेचुरल नंबर्स भी आते हैं। मतलब रियल नंबर सिर्फ होल नंबर्स नहीं है, बराबर। इसका मतलब इट इज अ स्टेटमेंट बट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। समझ में आ रहा है सब लोग को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, कैन यू स्पीक इन मराठी? अगेन नॉट a statement. Then 13, x square minus 6x minus 7 equal to 0 when x is equal to 7. देखो 7 का वैल्यू पुट करके देखो 749 आपको 0 मिल रहा है, बराबर. मतलब yes it is a statement and its truth value is true. Then the sum of cube roots of unity is 0. किधर सुना है आप लोगों ने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी? कौन से चैप्टर में? 11 में. याद आया? कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होता है? 1 होता है, 0 नहीं होता कभी, बराबर. तो मतलब इट इज अ स्टेटमेंट बट इट इज ए फॉल्स स्टेटमेंट, सो देयरफॉर इट इज इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स. एंड लास्ट में इट रेन्स हैवीली. अगेन ये क्या होगा? स्टेटमेंट है क्या? वो आप डिसाइड करो. भी देखो इट रेन्स हैवीली स्टेटमेंट होगा कि नहीं होगा. ओके, सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 1. एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसके ऊपर आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, गारंटी. ओके, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1. सो नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. एकदम इजी है ना? सो क्वेश्चन नंबर 2 इज एक्सरसाइज 1.1. क्वेश्चन नंबर 2. आपको स्टेटमेंट्स दिया है, उसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, बराबर. ठीक है, इजी है. के एक दो क्वेश्चंस में सॉल्व करके आपको देता हूँ, बाकी आप लोग लिख सकते हो. देखो फर्स्ट क्वेश्चन, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, बराबर. तो यहाँ पे कितने स्टेटमेंट्स है? 2 स्टेटमेंट्स है. कौन से स्टेटमेंट्स है? नागपुर इज इन महाराष्ट्र एक स्टेटमेंट हो गया, देन चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ये 2 स्टेटमेंट हो गए, बराबर. तो देखो अभी एग्जाम मतलब आपको इसका आंसर कैसे लिखना है, ये आपको एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चंस. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु. आपको 2 स्टेटमेंट है, आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है. तो 2 स्टेटमेंट को आपको पहले सिंबल्स डिफाइन करना पड़ेगा. तो हम लोग लिखेंगे लेट पी. आपका स्टेटमेंट क्या रहेगा? नागपुर इज इन महाराष्ट्र, है ना, महाराष्ट्र में, राइट. एंड सेकेंड स्टेटमेंट क्यू, एंड दैट स्टेटमेंट इज चेन्नई इज इन तमिलनाडु. मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है. तो आप लोग ओके, सो भी ये 2 स्टेटमेंट है, और ये 2 स्टेटमेंट को कंबाइन कौन से लॉजिकल कनेक्टिव से किया है? एंड से किया है, बराबर. सो देयरफॉर सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा? पी एंड है ना, एंड के लिए हम लोग ये सिंबल यूज करते हैं. तो ये हो गया आपका सिंबॉलिक फॉर्म. एकदम इजी, कुछ भी नहीं है इसमें. 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में. समझ में आ रहा है? देन सेकेंड क्वेश्चन देखो, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और आइसोस्केल. अगेन यहाँ पे 2 स्टेटमेंट रहेंगे. पी स्टेटमेंट क्या रहेगा? ट्राइंगल इज इक्विलैटरल, एक स्टेटमेंट हो गया. दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा? आइसोस्केलस. सिर्फ आइसोस्केलस नहीं लिखना है. सेकेंड स्टेटमेंट क्या रहेगा? ट्राइंगल इज आइसोस्केलस. समझ में आ रहा है? 2 स्टेटमेंट है ना, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा वो 2 स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या रहेगा? पी सॉरी, ट्राइंगल इज इक्विलैटरल. क्यू स्टेटमेंट आपको लिखना है ट्राइंगल इज आइसोस्केलस, बराबर. अभी दोनों को कंबाइन कौन से लॉजिकल कनेक्टिव से किया? और से किया, बराबर. तो आपका लॉजिकल कनेक्टिव का सिंबॉलिक फॉर्म होगा पी और क्यू. किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं? सेकेंड क्वेश्चन के लिए. ऐसे आप लोग अभी लिख सकते हो, लिख सकते हो.
right? Then third, the angle is right angle if and only if it is of measure 90 डिग्री. अगेन यहाँ पे दो स्टेटमेंट है. अभी यहाँ पे थोड़ा आपको इंग्लिश आना चाहिए और आपको स्टेटमेंट आइडेंटिफाई होना चाहिए. बराबर, दो स्टेटमेंट है यहाँ पे. फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? एंगल इज राइट एंगल. एक स्टेटमेंट हो गया, मतलब आपका P हो गया, एंगल इज राइट एंगल. बराबर. देन सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज ऑफ मेजर 90 डिग्री. तो अगेन क्या लिखेंगे? एंगल इज ऑफ मेजर 90 डिग्री. दो स्टेटमेंट हो गए. अभी इफ है, ओनली इफ है, मतलब लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा है? डबल इम्प्लीकेशन है. तो आपका सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा? P डबल इम्प्लीकेशन क्यों. बस हो गया. 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आते हैं यार, बहुत इजी चैप्टर है. बस आपको ट्रुथ टेबल्स ध्यान में रहेंगे ना, कुछ भी नहीं है इसमें. ओके. देन फोर्थ, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस. तो यहाँ पे अभी लॉजिकल कनेक्टिव कौन सा है? एंड है या और है, वो आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए. बराबर. अभी एंगल इज नाइदर एक्यूट, मतलब एंगल एक्यूट नहीं है और ऑब्ट्यूस भी नहीं है. बराबर. तो अभी यहाँ पे इसका सॉल्यूशन दो टाइप में हम लोग लिख सकते हैं. देखो कैसे लिखना है. सपोज दो स्टेटमेंट है, एंगल इज नाइदर एक्यूट, तो मैं लिख रहा हूं P स्टेटमेंट एंगल इज एक्यूट, एंड मैं Q स्टेटमेंट लिख रहा हूं एंगल इज ऑब्ट्यूस. ओके. लेकिन उन्होंने बोला एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूस, मतलब और तो और से कनेक्ट हुआ है. तो एंगल इज एक्यूट, वहां पे नाइदर बोला है, मतलब इसका निगेशन है. तो इसका सिंबल, इसको हम लोग सिंबलिक फॉर्म में, इसका निगेशन ना, मतलब एंगल इज नॉट एक्यूट, एंड आएगा और आएगा निगेशन Q. ऐसे भी लिख सकते हैं. ये हो गया एक सॉल्यूशन. दूसरा सॉल्यूशन क्या हो सकता है? लेट P एंगल इज नॉट एक्यूट, Q एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूस. तो अभी इसका जो सिंबॉलिक फॉर्म होगा आपका ओनली P और Q, बिकॉज इंडिकेशन मैंने ऑलरेडी स्टेटमेंट डिफाइन करना. इजी है, इसमें एक्सप्लेन करना जैसे कुछ नहीं है. आप लोग रीड करके आपको मतलब समझ में आ जाएगा. ओके. सॉल्यूशन ए लिखो, नहीं तो लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दोनों आंसर्स आपको राइट ही है. ओके. सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4. तो सिमिलरली अभी क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 आप लोग कर सकते हो, आना चाहिए आप लोग को. ओके. सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2. सो अभी क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 बाकी है, लोग देखते हैं बाद में. सो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2. समझ में आ रहा है सब लोग को क्वेश्चंस मतलब कैसे सॉल्व हो रहे हैं, सिंबॉलिक फॉर्म कैसे. अभी आपको क्या करना है, अभी आज ट्रूथ टेबल का कुछ नहीं करते, अभी हम लोग स्टॉप करते हैं. तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है पूरा. पर क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल भी मत लिखो, कुछ भी जरूरत नहीं है उसकी. सो क्वेश्चन नंबर 2 आपको लिखना है पूरा, सिंबॉलिक फॉर्म वगैरह. एंड आपको क्या करना है, ट्रूथ टेबल जो है पांचों ट्रूथ टेबल, एंड और नॉट, देन इफ एंड ओनली इफ, देन इफ देन, राइट. तो एक ट्रूथ टेबल आपको 1-2 बार लिखो तो आपको समझ में आएगा. एंड होगा तो टी होता है, और के लिए एफ होता है, नॉट के लिए तो इजी, टी होगा तो एफ होगा तो टी, इफ देन है तो टी एफ, इफ एंड ओनली इफ है तो क्या आएगा, टी एंड एफ टी, बाकी सब एफ. तो ये थोड़ा आप ध्यान में रखो, तो कल हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको ज्यादा हेल्प होगी. ओके. तो दिस इज अबाउट एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, मैथमेटिकल लॉजिक. एकदम इजी टॉपिक है, आराम से करो. इसमें इसका भी आपको 8 मार्क्स फिक्स करना है अभी, मतलब बाद में जाके पढ़ना है ऐसा मत करो. अभी आपके पास टाइम है, कॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिक्स कर दो. ये जो चैप्टर्स है ना वो फिक्स कर दो, तो आपको आगे जाके ज्यादा तकलीफ नहीं होगा. ओके. ठीक है. थैंक यू.